मॉडर्न पार्ट टू में हम क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें से जो आते हैं वो आते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और जो हमने बाल्मेर सीरीज पढ़ी थी ना, बार्मेर लाइमन, इस पे सबसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि समझ लो कि लगभग लगभग अगर इस पूरे के पूरे टॉपिक में से आएगा तो लगभग 90% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80% मुझे बोलना चाहिए, 80% क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 20% क्वेश्चन है ना, वो 20% क्वेश्चन आते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में, बस। तो सिलेबस ऑलमोस्ट और छोटा हो चुका है, क्योंकि जो डीके लॉ हमने पढ़ा था ना, डीके लॉ तो हट चुका है। ठीक है, आइसोटोप आइसोबार ये भी हट चुका है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो अब अल्फा एलिमिनेट हो बीटा, चुके हैं। अल्फा बीटा डीके। हाँ, अल्फा बीटा डीके लॉ नहीं था जिसमें हम टाइम कांस्टेंट हाफ लाइफ निकालते थे, एवरेज लाइफ निकालते थे। यस सर। ठीक है, वो पोर्शन अब हट चुका है। तो सिलेबस बहुत छोटा है, अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। बस क्वेश्चन लगा लो सारे के सारे अच्छे से, जितने मैं दे रहा हूँ वो तो साथ साथ अगर और प्रैक्टिस करने तो अपने एंड से भी करते रहो। बाकी इनफ है। 33-34 क्वेश्चन तो मैं आज भी लेके आया हूँ, तो हो जाएंगे। तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें भी मैंने कोई भी क्वेश्चन जो स्किप करें, केवल वही क्वेश्चन स्किप किए हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, तो आराम से हो जाएगा। फिर भी इसमें दो तीन टॉपिक हम एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे मूजले लॉ है वो करेंगे। ठीक है, दो तीन और लॉ जो पढ़े थे हमने वो कर सकते हैं, ताकि अगर एग्जामिनर कुछ और अलग हटके सोचता है तो वहां से भी दे सकता है। ठीक है, मेन का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा तो कैलकुलेशन वाला ऐसा लंबा चौड़ा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी का भी तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिसके तुम जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले देखो, रदरफोर्ड ने क्या बोला था। रदरफोर्ड ने बोला था कि जब उसने एल्यूमिनियम फिल्म पे, एल्यूमिनियम नहीं, गोल्ड फिल्म पे जब उसने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए थे, तो वहां पे क्या हुआ था, उसने देखा था कि कुछ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्रॉस कर जाते हैं। तो वहां से क्लियर हो गया था कि जो एटम होता है उसमें बहुत सारा स्पेस क्या होता है बच्चों, खाली रहता है, एम्प्टी रहता है। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं एक न्यूक्लियस में। ठीक है, और न्यूक्लियस के एक चारों ओर क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उसके बाद उसकी कुछ थ्योरी गलत हो गई। ठीक है, तो फिर आए कौन, हमारे बोहर साहब। बोहर साहब ने भी चीज़ें बताई। ठीक है, उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट बताए कि सेंटर एटम कौन होता है, सेंटर का एटम कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करता है अराउंड एटम के। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में होता है, और जो स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा वो एक इंटीजर फॉर्म में होगा, जैसे कि n=1, n=2, n=3, इस टाइप के स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, और अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। रेडिएशन आपको होता है तभी प्रोड्यूस होगी जब वो हाइयर से लोअर में जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे वैसे, जब भी हाइयर से लोअर जाएगा तो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और जब वो लोअर से हाइयर पे जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा। जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हो तो एनर्जी लेके जाओगे, तो ऐसे ही अगर वो हायर ऑर्डर में जाएगा तो पहले एनर्जी गेन करेगा तब ऊपर जाएगा वो हायर ऑर्डर में। ठीक है, वो जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्लियर होता रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ जाता है, मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये किस बेसिस पे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपके होल्स होते हैं, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, होल्स क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, कुलम्ब फोर्स होगा। और इसके चारों किसकी वजह से घूम रहा है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है mv² बाय आर, जो कि रेडियस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE × E अपॉन में r²। ये कुलम्ब्स लॉ हो गया, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू हो गया। और दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, आंसर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है तो आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे आर से आर कट करके। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है वो लगभग लगभग आती है बच्चों ½ mv²। तो v² की वैल्यू या फिर mv² की वैल्यू डालोगे तो यही बन जाएगी बच्चे आपके पास। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर है? ठीक है बच्चे। और हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकल गया, ये निकल गया
1/2 है ना, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ZE²। ठीक है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने बहुत जगह पढ़ा है, हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में भी पढ़ा हमने, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कितनी होगी बच्चे, -के ZE² में 4 पाई एप्सिलॉन आर। और जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा या तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं विद माइनस साइन, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी खुद नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये है। तो या तो मैं बोलूंगा कि जिसका ये ले लो एज इट इज विद माइनस साइन, या फिर इसका हाफ करके ले लो तब भी यही बनेगा। तो बनेगा क्या, फाइनली बनेगा -के ZE² में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख पा रहे हो कि टोटल एनर्जी आर पे डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो माइनस के काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। तो आप खुद ही फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। वो रेडियस के टर्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये वैल्यू वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती, एक जेड और एक आर है जो सबसे ज्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। क्लियर है, सर में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं बच्चों किसी को भी? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब बोहर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आराम से समझना है। बोहर ने बोला कि जैसे कि मान के चलो कि ये आपके न्यूक्लियस है और ये क्या है बच्चे, ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट ही समझ लो। ठीक है, इसको हम के बोलते हैं, L, M, N। ये होता है ग्राउंड स्टेट, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। इसमें n की वैल्यू होती है 1, n की वैल्यू होती है 2, n की वैल्यू होती है 3, n की वैल्यू होती है 4। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, और जो मास होगा बच्चों फिर, और ये वेलोसिटी होगी v, और इस पे एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो इसके थ्रू रोटेट करेगा वो। जब वो रोटेट करेगा तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है आपको पता है क्या होता है, mv/r sin थीटा। अब r ये है, v ये है, तो साइन थीटा 90 बन जाएगा, इसलिए सीधा हम mvr लिख सकते हैं। जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है, जो कि होता है n×h/2 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो हर एक ऑर्बिट में अलग अलग होगा, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें जहां पे n=1 है, तो वेलोसिटी इसकी v1 होगी, r1 रेडियस होगी, डेफिनेटली ये छोटा है। नेक्स्ट वाले में जाऊंगा तो रेडियस r2 हो जाएगी, नेक्स्ट वाले में जाऊंगा तो रेडियस r3 हो जाएगी। तो ऐसी mv2 r2 हो जाएगा, mv3 r3 हो जाएगा। ऐसी n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2/2h हो जाए, 2 पाई हो जाएगा। ऐसे 3h/2 पाई एंड सो ऑन ऐसे होता रहे। ठीक है, तो याद रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत क्वेश्चन इस पे हम करेंगे भी सही। तो याद रखना है, इंटीजर मल्टीपल होता है किसका, h/2 पाई का। h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक और बात जो है कि जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल ने केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बताया था जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके बारे में उसने नहीं बताया, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में नहीं बताया तो वहीं पे वो गलत साबित हो जाता है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे रिपेलिंग फोर्स भी आएगा, इसलिए उसने रिपेलिंग फोर्स का ना बताते हुए केवल अट्रैक्टिंग फोर्स के बारे में ही बताया। ठीक है, जिसमें उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में बताया, हीलियम के बारे में बताया लेकिन प्लस साइन बताया। ठीक है, लिथियम के बारे में बताया लेकिन 2+ बताया। ठीक है, एंड सो ऑन, और भी आते जितने भी। इनके जेड की वैल्यू तो 1, 2, 3 ऐसी बढ़ती रहती है, लेकिन इन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 1, 1 ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे इन पे, 1, 1, 1 ही है। ठीक है, तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया इसने। क्या यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, किसी को भी क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक बच्चों यस क्लियर सर। हो गया है ना? अब यहां से जो मैं चीज, जो पहला वाला फॉर्मूला करवाया था वो इंपॉर्टेंट है, दिस वन। ठीक है, वो तो आपने देखो सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर कर दिया कूलम्ब फोर्स से, तो वहां से निकाल लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना। और ये वाला रिलेशन याद रखना है बस। ठीक है,
ये वाला भी रिलेशन तो ये आसान है, ये भी याद होगा। अब जो मैं करवाऊंगा वो आराम से समझना है, क्योंकि इसी पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। तो आपने देखा जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी बच्चे, तो रेडियस भी बढ़ती जा रही है। और इवन जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू होगी, ठीक है, और उससे भी क्या होगा बच्चों, रेडियस पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसी एल की वैल्यू निकाल के, ठीक है, अगर फिर भी निकालना चाहो तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बता देता हूं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। एल की वैल्यू क्या होती है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। और एक अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन में आर। इन दोनों को रिलेशन को यूज करके जो आर का रिलेशन आता है वो होता है आर नॉट, यही याद रखना है, एन स्क्वायर बाय जेड। 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, यही लिखो बस, इसको बार बार लिखते रहो, ये होता है। वैसे आर नॉट की वैल्यू याद नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसकी वैल्यू होती है, गिवन होती है 529 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसको रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, पर इसको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पता है कैसे, कि हाइड्रोजन एटम है, अगर अगर वो मान के चलो के एनर्जी लेवल पर है, तो बताओ एल एनर्जी लेवल पर इसके रेडियस का क्या रेशो होगा, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डायरेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोहर रेडियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, ये फॉर्मूला याद रखेगा बच्चों, ये वाले सभी, आर इजिकल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। फिर वेलोसिटी का आता है। अब मैं डायरेक्टली रिलेशन ही बताऊंगा, वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, जेड बाय एन होता है, क्या होता है, जेड बाय एन, याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जेड बाय एन। दो फॉर्मूले याद कर लो बस, इसके बाद तो सारे फॉर्मूले निकलेंगे, बस दो याद कर लिए, क्लियर है यहां तक। यस सर। यस सर। अब एक हो गया, अब देखो कैसे निकलेंगे, जल्दी जल्दी दो बस याद कर लो, तीसरा तो निकल जाएगा। इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में याद कर लो। तीसरा क्या होता है, ओमेगा ले लिया, आपको पता है V इजिकल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा क्या होगा बच्चों, V बाय आर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z बाय एन के, तो यहां पे लिखा Z बाय एन। R है एन स्क्वायर बाय जेड, जेड चला जाएगा ऊपर, तो किसके हो गए बच्चे, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, खत्म, फिनिश। ऐसे करना है, आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इन सब पे बहुत क्वेश्चन है, अभी करेंगे ना तो पता चल जाएगा, खत्म। चौथा देखो, टाइम पीरियड निकाल, आपको पता टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा, इनवर्सली आ गया, इसको टाइम का रिलेशन होगा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, फिनिश। चौथा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता है, ओमेगा क्या होता है बच्चे, 2 पाई एफ, ओमेगा और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इसी के ही प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यू, ये भी खत्म, ठीक है। चार, बल्कि हाँ चार, पांचवा देखो, पांचवा होगा आपका, क्या ले लें, हाँ मैग्नेटिक, वी हो गया, ओमेगा हो गया, ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ले लो। मैग्नेटिक फील्ड क्या था बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इलेक्ट्रॉन के टर्म में जब रिवॉल्व करता है तो ई वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब क्या हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी की पता है बच्चे आपको, वी की पता है, वी की होती है जेड बाय एन, लिख दिया जेड बाय एन। आर स्क्वायर की होती है एन की पावर 4 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, फिर चला जाएगा ऊपर, क्या बन गया बच्चे, जेड क्यूब अपॉन में एन रेज टू पावर 5, बस निकल गया। बताओ और कौन सा है, और कोई वेरिएबल है, मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी करते हैं, देखो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक, अच्छा करंट भी है, करंट भी रह गया, करंट देखो, करंट क्या होता है, Q अपॉन में टी। अब यहाँ पे टी, तो यहाँ पे तो बच्चे पूरा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो यहाँ पे होगा Q बाय टी होगा। टी का अभी हमने निकाला था सर, टी का याद नहीं आ रहा, टी का याद नहीं आ रहा तो याद करो, टी का क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है वी बाय आर, अब वी का तो आर का तो याद होगा ही, है ना, जो हमने निकाल था, तो कितना निकाल था, जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, डायरेक्टली
उल्टा हो गया ना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस और नो? है ना? यस सर। तो एक से ही सारे खुद ही से लिखने हैं सारे फॉर्मूले, तभी सन में आएंगे। ठीक है। एक और मैग्नेटिक मूवमेंट का आया था, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालते थे, याद करो वो क्या होता था, आई ए। ठीक है। क्या होता था, एन आई ए होता था, एन आई ए, एन आई ए। पर जो एन होता था यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होती थी, तो हम उसको तो क्यू ही लेंगे। ठीक है। सिंपल मैं बोलूंगा क्या हो जाएगा बच्चों, आई ए। ठीक है। आई ए हो जाएगा। अब आई तो करंट है, ए क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आई, आई का भी हमने निकाला था, क्या निकाला था आई का, ये रहा, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर का स्क्वायर, यही था। सॉरी, जेड बाय एन का होल स्क्वायर, ये था ना, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। आई का मैंने सही लिखा है, आई का होगा ओमेगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, नहीं ये गलत लिखा है ना, उल्टा लिखना है तो ये होगा, देखो, जो ओमेगा का होगा या फ्रिक्वेंसी का होगा वही उसका, तो एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, तो उसका उल्टा करना है यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। आर का क्या है, आर का है एन स्क्वायर बाय जेड, तो एन स्क्वायर बाय जेड का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम, जेड स्क्वायर एन क्यूब एन रेज टू पावर 4 जेड स्क्वायर, ये कटा पूरा, केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने बच्चों रिलेशन निकाल दिए यहां तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट पैरामीटर आता है। ठीक है। जो कि क्या बताता हमें, वो हमें बताता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था हमने। रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में सिंपल एक रिलेशन याद करना है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, आर इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एच सी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि जो आर एस सी की वैल्यू पता है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में, है ना? तो आर की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 10967800 पर मीटर। इसकी वैल्यू याद नहीं रखनी, फॉर्मूला केवल ये याद रखना है। ठीक है। जो वैल्यू याद रखने है वो मैं बता रहा हूँ, 1/r, ये याद रखना, 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एक वैल्यू ये याद रखनी है। फॉर्मूला तो ये याद तो रखना ही रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एच सी। क्लियर है? ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन है इसमें मुझे केवल पहले वाले फॉर्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है। ठीक है। अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नीचे वाले की कई बार जरूरत पड़ जाती है जब अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट देना हो। ठीक है। याद कर लो। आगे बढ़े अब। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब यहां से देखो स्टार्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आयनाइजेशन एनर्जी कहता है, मान के चलो कि आप कोई भी एक ऑर्बिट में घूम रहे हो। ठीक है। कुछ भी ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है। एन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर आपको उस ऑर्बिट से, ठीक है, निकल के जाना है बाहर बिल्कुल एन इनफाइनाइट में, ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वही कहता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रिवॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट टू एन इक्वल टू इन्फाइनाइट। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, और उसको एन इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जाना है। ठीक है। ये फॉर्मूला है एनर्जी का, जो फॉर्मूला होता है। ठीक है। कोई भी ऑर्बिट में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ये होगा एन के लिए, ये वैल्यू वैल्यू होती है, ये याद रखनी। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे को कहां से कहां जाना है, मुझे एन इक्वल टू मान के चलो 1 में जाना है, 1 से, या फिर मान के चलो एन इक्वल टू एन ही है,
एन से मुझे इन्फानाइट पे जाना है, तो मिनिमम एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी, मैं बोलूंगा जितनी इन्फानाइट माइनस के ई एन, जो इस पे भी हो गया, आप इतनी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब एन इक्वल टू इन्फानाइट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, माइनस ऑफ ये वाली सारा का सारा फॉर्मूला, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो कितनी जरूरत पड़ेगी बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी की एनर्जी की मुझे क्या पड़ेगी बच्चों, जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कोई भी एक अपने ऑर्बिट से इन्फिनिट पे जाना है। अब तुम बोलोगे कि सर लिथियम है, लिथियम है, लिथियम में जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लिथियम में जेड की वैल्यू टू होती है। ठीक है, और मान के चलो कि आप थर्ड ऑर्बिट या फिर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट पर हो, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट पर हो, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई। तो डायरेक्टली वे वैल्यू पुट करनी है बस, इसकी वैल्यू टू, इसकी वैल्यू थ्री, स्क्वायर किया, जो भी कैलकुलेशन, आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लिथियम एटम, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पर है, उसको इन्फानेट तक भेजने की। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो? यस सर। ठीक है, और इसको अगर मैं ई से डिवाइड कर दूं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा, तो ई से ई कट जाएगा बस, रिजल्ट तो वही आएगा, बस ई से ई काट देना, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आएगा उसमें से ई हटा देना, वो वोल्टेज की टर्म में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, काम खत्म। ऐसे ही दूसरा आता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइट करना, एक्साइट का मतलब बच्चों, इसको मैंने एनर्जी दी है, अब मैं कोई भी एटम को एनर्जी कैसे दे सकता हूँ सर, मैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे सकता हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा के दे सकता हूँ, और लेकिन हम ये केस तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम सारे केस पहले पढ़ चुके हैं। हम केस पढ़ रहे हैं फोटोन एनर्जी, फोटोन मतलब कि जब मैं उस पर लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा, ध्यान सुनो, जब मैं उस पर लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा तो कितना एक्साइट हो जाएगा वो, और एक्साइट होकर कहां तक पहुंचेगा वो मुझे नहीं पता, कहां तक पहुंचेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहां से एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट से होगा, कहां से होगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट से। दोबारा सुनो, एक्साइटेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू वन ऑफ द ऑर्बिट स्टेट। ठीक है, तो nth ऑर्बिट स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट से लेकर कोई भी n इक्वल टू एन पे भेजना है। तो मुझे बताओ, जब तुम्हें हायर ऑर्डर में भेजना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो सिंपल बोलूंगा ई एन माइनस ई वन निकाल दो, यही तो बोलूंगा मैं। भाई तुम एन से वन इक्वल टू एन पे भेज रहे हो, तो मैं तो ई एन माइनस ई वन निकाल दूंगा, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, डेली के बराबर हो जाएगा। ध्यान सुनते रहो, अब इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए, चाहिए देगा कौन सर, फोटोन एनर्जी, और फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं। फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच सी बाय लेमडा, या सो, तो इतनी लैम्डा वाली वेवलेंथ चाहिए होगी जब वो वन ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट डेल ई भी यूज कर सकते हो। अब ईएन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा सर, ईएन का फॉर्मूला होता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस ऑफ, माइनस एन के वैल्यू वन पुट कर दो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, और नीचे वन का स्क्वायर, काम खत्म, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बचा जेड स्क्वायर, मैं तो कहूँ जेड स्क्वायर, चलो अभी ले लेते हैं जेड स्क्वायर, माइनस के जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी बाहर ले लो, ऐसे ही करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगना फॉर्मूले को, बस बन गया बच्चों फॉर्मूला। तो दोबारा बोल रहा हूँ, आयनेशन एनर्जी था कोई भी ऑर्बिट से इन्फानाइट तक भेजने के लिए, इन्फानाइट तक, और जो एक्साइटेशन है वो ग्राउंड स्टेट से कोई भी अदर स्टेट में, हायर ऑर्डर स्टेट में भेजने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्साइटेशन बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। अब एक्साइटेशन ऑफ एटम क्या होता है, देखो एक्साइटेशन ऑफ एटम क्या होता है सर, एक्साइटेशन ऑफ एटम होता, मान के चलो कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, ऐसे ऑर्बिट्स हैं, ध्यान से सुनते चलना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक हायर ऑर्डर में मान के चलो यहाँ पे भेजना है, ये मान के चलो n इक्वल टू वन है, और ये n इक्वल टू टू थ्री हो जाएगा,
तो मुझे कितनी फोटोन की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फोटोन एनर्जी की कितनी जरूरत पड़ेगी? आप तो बोलोगे सर जितना इसमें एनर्जी का गैप है उतनी फोटोन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा फिर कितनी लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, तो लैम्डा वाली बात है। देखो पहले तो मुझे बताओ, इतनी मुझे फोटोन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितना इसका गैप होगा, हो जाएगा डेली, जो हमने अभी निकाला। डेली कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखो। सर मैं डेल ई निकालूंगा, मैं बोलूंगा, मैं तो E3 - E1, यस और नो, E3 - E1। और यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्ट निकाला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, 1 - 1/m² था, वहां पर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? ये बराबर होना चाहिए Hc/में लेमडा के। तो यहाँ पे लेमडा तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, कैसे, ध्यान सुनो कैसे। मैं बता चुका हूँ, 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय डेली। बताया था नहीं बताया था बच्चों, यस और नो? ठीक है। और जो डेल ई होगा वो किस में होगा? डेल ई किस में होना चाहिए? ध्यान सुन लो, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए। वो तो आप यहां से निकालोगे निकालोगे, ये डेल ई है, ये निकाल लोगे, ये वैल्यू यहां पुट करोगे, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी बस। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? अगर वो सिंपल ये बोलता है कि कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आप यहां से निकालोगे। अगर बोलता है कितना लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां से निकालोगे। दोनों एक ही चीज है। अभी तक कोई ऐसा कोई खास फॉर्मूला नहीं है जो बिल्कुल फोकस करना है, तो आप सारे के सारे चीजें ड्राइव कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? लो सर। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आता है डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन उल्टा होता है। देखो डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि ये क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। इस पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो बच्चे। मान के चलो कि ये n = 1 है, 2, 3, 4। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, भी याद रख लो। एक्साइटेशन का मतलब होता है लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाना। डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हायर टू लोअर में जाना, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। और जब भी वो, अब देखो, अगर वो लोअर टू हायर जा रहा है तो खुद से तो जा नहीं सकता, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसको एनर्जी कौन देगा? फोटोन देगा। फोटोन जैसे उससे टकराएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जब वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है तो वो हमेशा हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहता, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट होती है। हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट ही स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि जितना वो आर के पास रहेगा उतना वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ही स्टेबल रहेगा। तो क्या करता है, जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है और ये चला गया बच्चों, मान के चलो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्यूज माइक्रो नैनो सेकंड के लिए रुकेगा, वापिस से आने की कोशिश करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ डायरेक्टली, सही बात है, एक केस ये हो सकता है। ये बोलेगा मैं यहाँ जा सकता हूँ, दो केस हो सकता है, या फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ, तीन केस हो सकता है। ठीक है, तीन केस बन गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये वाला यहाँ पहुंचा तो ये क्या कहेगा, अब यार मैं भी तो यहाँ जा सकता हूँ, चार केस, या फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ, पांच केस। अब ग्राउंड से नीचे तो जा नहीं सकता, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो ऐसे कितने सारे पॉसिबिलिटी चांस है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट में जा सकता है। तो उसका फॉर्मूला आता है, जो क्वेश्चन भी आता है, वो क्या होता है बच्चों, Nc2 होता है, या फिर n × n - 1 / 2 करके भी देख लो। जैसे n यहाँ पे 4 एनर्जी स्टेट पर है तो 4 पुट करो, 4 × 4 - 1 3 / 2 कितना हो गया, 6। तो 6 पॉसिबिलिटी थी, देख रहे हैं आपने, 6 पॉसिबिलिटी थी कि ऐसे इस तरीके से वो डीएक्साइट हो सकता है। अब जब वो डीएक्साइट होता, ध्यान सुन लो, पहले तो उसको एनर्जी मिली थी तो हायर एनर्जी स्टेट में गया था। जो वो डीएक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज करता है वो बच्चों इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करेगा। और फोटोन की लेमडा होती है, फोटोन की क्या होती है बच्चों, लेमडा होती है। तो लेमडा होगी तो डेफिनेटली फिर यहां पे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ निकलती है। जैसे कि मान के चलो कि जे वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो एक डिफरेंट वेवलेंथ निकालेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब N2 पे जाएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ निकालेगा, ऐसे ये वाला यहां जाएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ निकालेगा।
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा डिफरेंट वेवलेंथ, यहाँ जाएगा फिर डिफरेंट वेवलेंथ, 5 वेवलेंथ होगी। ये वाला जब यहाँ जाएगा तो फिर एक और, तो टोटल 6 वेवलेंथ वो निकाल सकता, वन ऑफ द 6 वेवलेंथ निकाल सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक बच्चों सभी को? यस सर। है ना? तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डी एक्साइटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये तो निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं N2 से N1 पे आ रहा हूं, और ध्यान रखना यहाँ पे डी एक्साइटेशन है, तो N2 क्या है बच्चे? ग्रेटर देन N1 है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो मैं तो सिंपल बोलूंगा सर, देखो डेल ई होगी, एनर्जी रिलीज होगी जितना N2 के पास है माइनस E n1, काम खत्म। सर एन E n2 कैसे निकालते हैं? याद करो, E n2 मैंने क्या सिखाया था? माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाहर, कितना आ जाएगा बच्चे? 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर। देख लो, कई बार बच्चा N2 कर देता है, ध्यान रखना इनवर्सली है ना, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी। ठीक है बच्चों? अब डेली क्या होता है? मैंने बोलता कि ये तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लेमडा। डेली एनर्जी क्या होती है? एच सी अपॉन में लेमडा। लेमडा 1 अपॉन में लेमडा क्या होता है बच्चों? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एच सी जेड स्क्वायर, 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में N2 स्क्वायर। याद करो, ये मैंने कुछ बताया था, आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? आर के। और आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2। वेवलेंथ भी निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? सी अपॉन में लेमडा। ठीक है? तो ऊपर सी की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, यहां पे आते हो दोबारा। अब आर की वैल्यू आपको याद करो, तो मैंने एक वैल्यू बताई थी, आर की वैल्यू एक वैल्यू बताई थी जो कि थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद है? अभी बताई थी। तो ये होगी वैल्यू 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में N2 स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब इसका अगर एलसीएम ले लो आप, ये आ गया N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर, लेमडा का फॉर्मूला आ गया 911 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, यहां से आप ये बना सकते हो आराम से, या ये याद कर लो, दोनों में से कोई एक याद कर लो। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े? ठीक है बच्चों? यस सर। अब स्टार्ट होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से सुनना है, यहीं से मेन खेल स्टार्ट होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाले भी जितने एनर्जी स्टेट हैं ये भी सारी की सारी याद रहें तो बढ़िया है, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। एक अच्छे से समझाऊंगा, बाकी फिर जल्दी जल्दी हो जाएंगी। हाइड्रोजन बोला तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है? अदरवाइज जो भी लिथियम होगा तो उसमें जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। सॉरी, अल्फा पार्टिकल होगा तो हीलियम होगा तो जेड की वैल्यू, लिथियम हो जाएगा तो जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है? ऐसे वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो जेड इक्वल टू वन के लिए, और यहाँ पे क्या है बच्चे? एन इक्वल टू वन है, एन इक्वल टू टू है, एन इक्वल टू थ्री है। और अभी मैंने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 1 अपॉन में N स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पे होगी एनर्जी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 डालूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 डालूंगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 डालूंगा तो 16 आ जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी कितनी? जीरो से भी माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन एंड सोन, ऐसे वैल्यू कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, बिल्कुल एन इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके जीरो बनती है। अदरवाइज बहुत कम वैल्यू जाती रहती है। ठीक है? पहला आता है बच्चों लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या कहता है कि जितने भी
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सीधा कर सीधा ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 पे ही फॉल करेंगे। तो जैसे अगर सेकंड पर है तो 1 पे करेगा, n इक्वल टू 3 पे तो वो भी 1 पे करेगा, ये है तो ये भी 1 पे करेगा, ये वाला है तो ये भी 1 पे करेगा। सारे के सारे n इक्वल टू 1 पे जाके ही मिलेंगे, एंड सो। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन बोलते हैं। और उसको हाइड्रोजन एटम है तो H अल्फा बोलेंगे, H बीटा बोलेंगे, H गामा बोलेंगे, H डेल्टा बोलेंगे। इस तरीके से नाम होता है, ठीक है। ऐसे ही एंड सोन जाता रहेगा। ऐसे ही एक इन्फानेट पे होगा तो इन्फानेट वाला भी अगर आ रहा तो ये होगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो एनर्जी एनर्जी से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं ना, एनर्जी से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूं कि मान के चलो कि वो n इक्वल टू इन्फानेट से 1 तक आ रहा है और एक आ रहा है n इक्वल टू 2 से 1 तक आ रहा है। तो मुझे सोच समझ के बताओ किस में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, किस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो सबसे नजदीक वाला होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा बच्चे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा हमेशा। जो पास में होता है लॉन्गे देता है, जो दूर होता है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो। तो याद रख लेना, मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है ना, तो मुझे कहां से निकालना है, मुझे ई इनफाइनाइट से E1 निकालना है। ये होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मैं बोलूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का याद रखना वो निकलेगा हमेशा E2 माइनस E1 से। अब याद रखो सर कैसे निकाले, देखो कुछ नहीं रटना। ई इन्फाइनाइट में मैंने बताया था एनर्जी कितनी होती है, 0। सर E1 पे कितनी होती है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की वैल्यू, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू भी 1, खत्म। ये हो गया प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन। सब यहां से वही कैसे निकलेगा बेटा, ये भी तो बताया था Hc अपॉन में लैम्डा, ये क्यों भूल गए। तो लैम्डा कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई Hc, खत्म। सर में आए कि नहीं आए बच्चे, सर में आए कि नहीं आए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चे, यस और नो। Yes, sir. yes sir, ठीक है। अब देखो E2 माइनस E1 बताओ। E2 का मतलब माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो नीचे आएगा बच्चे 1/2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 अपॉन में 1, हटाओ माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा तो 13.6 माइनस के 13.6 डिवाइड बाय 4। अब देखो अगर ये याद होता 13.6 डिवाइड बाय 4, तो हम सेकंड वाले एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम डायरेक्ट डिफरेंस भी अगर ये याद हो जाता ना बच्चों, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस भी देख सकते हैं वो कितना आता है, 10.2। इतना निकालना का टाइम बच जाएगा। तो ये जल्दी से अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हो। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब याद करो मैंने लैम्डा का जब भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निकालना तरीका भी सिखाया, जरूरी नहीं ये फॉर्मूला लगाना, बताया था। 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय 10.2 कर दो, ये दे देगा आपको वेवलेंथ डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर हो गए यहां तक, क्या बात क्लियर हो गई Yes, sir. है ना। इसका एक और फॉर्मूला भी है, कैसा, जो अभी मैंने बताया था, याद करो। लेमडा इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर माइनस के n1 स्क्वायर। नीचे n2 का स्क्वायर क्योंकि डिवाइड में आएगा तो n2 स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे पुट कर लो, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन तो 1 हो गई, कहां से कहां निकालना है, 2 से लेकर 1 निकालते हैं। यहाँ पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे 1 पुट कर दो, आंसर लगभग लगभग सेम सही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, सेम सा आएगा। दोनों से रिजल्ट लगभग लगभग आसपास आएंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1100 आया है, तो यहाँ पे हो सकता है 1110, 1120, या फिर एक 1100 से थोड़ा सा कम आ जाए, इस तरीके से रेंज होती है। ठीक है, जो हमने याद करो हमने कैलकुलेशन भी की थी, तो यहाँ पे आया था 1217 आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आया था 1211 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो अब जो दोनों में से सही लगे वो वाला हम निकालेंगे, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो लेमन सीरीज सर में आगे बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक सभी को। Yes. yes sir, अब याद करना है किसका, बाल्मर। बाल्मर कहां तक आता है, n इक्वल टू 2 इसका लास्ट स्टेज होती है, तो बस याद कर लो 3 से 1,
थ्री से टू, फोर से टू, फाइव से टू, सिक्स से टू। ये एच अल्फा होगा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। तो यहाँ पे इसका फाइनल होगा एन इक्वल टू टू पे, लेमन सीरीज का एन इक्वल टू वन पे। ठीक है, वही सेम ये क्या देगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इनफाइनाइट से आने वाली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। खत्म कहानी, बस खत्म, बस एक कर लिया, अब सारे हो जाएंगे। पहला क्या बताया था, लेमन सीरीज, दूसरा था बाल्मेर सीरीज। अब मैं लिखाता हूँ, देखो। लेमन सीरीज जो है वो जाती है एन इक्वल टू वन तक। कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, एन इक्वल टू वन तक। ठीक है, और जो दूसरे बाल्मेर सीरीज आती है इनफाइनाइट से एन इक्वल टू टू तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद कौन सी सीरीज आती है, शायद पोश, क्या नाम था उसका, Partial. पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज आती है इनफाइनाइट से एन इक्वल टू थ्री तक। और एक होती है ब्रैकेट सीरीज, वो आती है इनफाइनाइट से एन इक्वल टू फोर। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, फिर भी याद रख लो एन इक्वल टू फोर। फिर एक बार छोटा सा शॉर्टकट बताने के लिए, अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमेशा निकलेगी, इसके लिए निकलेगी, किसके लिए, एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू वन तक। इसके लिए निकलेगी एन इक्वल टू थ्री से एन इक्वल टू टू तक, क्योंकि टू तक ही याद रखते हैं। एन इक्वल टू फोर से एन इक्वल टू थ्री तक, एन इक्वल टू फाइव से एन इक्वल टू फोर तक। अगर मुझे क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो एन इनफाइनाइट से एन इक्वल टू वन, एन इनफाइनाइट से एन इक्वल टू टू, एन इनफाइनाइट से एन इक्वल टू थ्री, एन इनफाइनाइट से एन इक्वल टू फोर। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई यहां तक, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये याद रखना है एक और बात, जो लेमन सीरीज होती है वो देती है बच्चों यूवी रेज। क्या देगी, यूवी रेज देती है। बाल्मेर सीरीज होते हैं वो विजुअल रे देती है। पाश्चन सीरीज देती है इंफ्रारेड रे। ठीक है, क्या देती है बच्चों, इंफ्रारेड, याद रखनी है। ठीक है, इंफ्रारेड देती है। और जो आपकी एक और भी ब्रैकेट सीरीज होती है वो भी इंफ्रारेड रे देती है। एक और भी शायद थी, पर उतनी यूज होती नहीं है, पी फंड सीरीज, ये बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहीं तक ही ज्यादातर पूछता है, यूवीज, विजिबल, इंफ्रारेड। ठीक है, ये रेंज पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी रेंज से वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? आगे बढ़े हम। अब मेजरली जो क्वेश्चन गए वो यहीं तक ही है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है ना, अभी से लेकर अब तक, इस पे क्वेश्चन आप देखोगे 90% तो इसी पे क्वेश्चन है, बल्कि 80% इस पे क्वेश्चन है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, इसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर एटम्स के बारे में पढ़ा, उस पर लगा लो बस 20%, 25%, ये सबसे ज्यादा यहीं तक ही क्वेश्चन है। इसके बाद तो पूछे नहीं है, फिर भी हम जैसे रिकॉल वेलोसिटी का एक बार पूछ रखा है 3-4 साल में, तो छोटे छोटे जो पॉइंट है हम उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं क्या, रिकॉल वेलोसिटी। रिकॉल वेलोसिटी अगर याद हो तो हमने पढ़ा था क्या होता है रिकॉल वेलोसिटी में, कि कई बार क्या होता है कि मान के चलो कि एटम है, एटम जब अपने यहां से, अगर वो फिक्स है, अगर वो क्या है बच्चों, फिक्स है, तो अगर वो कोई फोटोन को रिलीज कर रहा है, तो अपनी पोजीशन पे तो हटेगा नहीं, अपना क्या कर देगा बच्चों, एच सी अपॉन में लेमडा एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, अगर बाई चांस वो फिक्स नहीं है, वो रेस्ट पर है, किस पर है बच्चे, रेस्ट पर है, तो उस केस में क्या होगा, मान के चलो बच्चों, उस केस में क्या होगा कि वो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है, मान के चलो लेमडा वन रिलीज कर रहा है या लेमडा टू रिलीज कर रहा है, जो भी रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये मूव भी करेगा। ये मूव करेगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर से मूव करेगा फ्री, क्योंकि ये रेस्ट पे था तो मोशन में आ सकता है। इसका मतलब इसके पास एनर्जी कहाँ से आई, ये तो रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फोटोन इससे टकराया होगा। ध्यान सुनो, फोटोन इससे टकराया, फोटोन टकराने के बाद ये एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद ये रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आने के बाद जैसे इसने एनर्जी रिलीज करी, ठीक है, तो साथ साथ में मूव भी कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है बच्चों, मूव भी कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना बच्चों? मान कर चलो जैसे कि
n=2 से n=1 में आया, n=2 से, ये न्यूक्लियस है, n=2 से n=1 में आया, 1 में आया। तो इसने क्या किया बच्चों, एनर्जी रिलीज करी। ध्यान सुनो, क्या करी, एनर्जी रिलीज की। जब एनर्जी रिलीज की तो λ2 कर ली, लेकिन साथ साथ वो मोशन में भी आ गया, साथ साथ वो क्या आ गया बच्चों, मोशन में भी आ गया। अब जब ये यहां तक पहुंचा कैसे, सिर्फ ग्राउंड से तो गया होगा ना पहले यहां तक, तभी तो पहुंचा होगा, तभी तो पहुंचा होगा। तो ये होगी मान के चलो λ1, और जो उसने रिलीज करी वो होगी λ2, होनी चाहिए तो सेम सेम, लेकिन अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ एनर्जी वो फोटोन में दे रहा है और कुछ एनर्जी वो मोशन में भी लगा रहा है, कुछ एनर्जी वो किस में लगा रहा है, मोशन में लगा रहा है। इसका मतलब कि जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा, ध्यान सुनो, जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा वही किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वो होता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ mv², नहीं ये नहीं था फॉर्मूला। इसको मोमेंटम से, नहीं स्पीड ऑफ लाइट से करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से, एक मिनट याद करने तो, एक फॉर्मूला था हमने, हाँ mc से। इसको अगर हम एन, क्योंकि डेली क्या होता है याद करो, डेल ई तो क्या होता है, mc² होता है ना। ध्यान से लो, देखो यूनिट से समझो, डेल ई क्या होता है, mc² होता है। तो डेली को अगर मैं mc से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, यही आपकी रिकॉल वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, एनर्जी का डिफरेंस लेना है, उसको उसके मास और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देना, तो ये रिकॉल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्टली। जो हमने इतना बड़ा निकाला था ना फॉर्मूला, mc समथिंग समथिंग, इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा, याद रखना बस ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है बच्चों, रिकॉल वेलोसिटी क्लियर हो गया। एक्सरे जो है, एक्सरे पे गिने चुने दो तीन कॉन्सेप्ट ही हैं तो वो कर लेते हैं। देखो पहली बात तो एक्सरे याद रखनी है, एक्सरे की रेंज होती है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। जितनी वेवलेंथ बच्चे कम होती है उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, उतना ज्यादा वो अंदर तक जाता है। इसका मतलब कि जितनी लैम्डा कम होगी उतनी ज्यादा हार्ड वेवलेंथ होगी, हार्ड एक्सरे होगी, हार्ड एक्सरे होगी मतलब उतना डीप तक जा सकता है। पहला पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा, एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए एक ब्रेंस्टन हंग एक इफेक्ट किया था, उसने क्या बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर वो एक टारगेट मेटल से टकराता है, टारगेट मेटल से क्या करता है बच्चों, टकराता है, तो ये जो टारगेट मेटल से टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, और जो एनर्जी लूज करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करेगा, बस फोटोन करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, यस और नो, ये चीज याद रखोगे, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। yes sir, ठीक है, अब यहां से समझ लो कि मान के चलो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आया, उसने एनर्जी रिलीज करी, तो एनर्जी रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा ही करेगा। तो मान के चलो वो लैम्डा कितना आ गया, एस सी अपॉन में लैम्डा, ये इसने एनर्जी रिलीज करी। पर इसके बाद ये एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी आई होगी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है वहां से, और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी का, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोलता कि सारी एनर्जी थोड़ा लॉस्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। वो एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है कि 50% ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तो आपको जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका 50% इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा बोलना। वो बोलता 30% ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तो आपको 30% लेना, बस इस तरीके से। मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी की सारी उसने एनर्जी लॉस्ट करके अपनी क्या कर दी बच्चों, के मैक्स थी उसके पास, सारी के सारी एनर्जी लॉस्ट करके उसने फोटोन में कन्वर्ट कर लिया। और याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी है, इसको किसी न किसी बैटरी से तो कनेक्ट किया ही होगा, तभी तो बच्चों हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बना। तो जो बैटरी से इसने दिया तो हो गई अप्लाइड वोल्टेज इनटू ई, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस। तो जो आपने एक्सेलेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करा उसकी वजह से बच्चे एच सी अपॉन में लैम्डा जनरेट हुआ, और इस वाले लैम्डा को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये एक ही क्वेश्चन आता है हर बार घुमा फिरा के, एच सी अपॉन में कट ऑफ वेवलेंथ होता है, वो क्या होता है, ई इंटू वी, बस काम खत्म। ये अप्लाइड वोल्टेज, जैसे यहाँ पे 1000 वोल्टेज, 2000 वोल्टेज इतनी रहती है। एच सी का फॉर्मूला आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेना।
एस सी की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ऐसा कोई खास क्वेश्चन मुझे इससे मिला नहीं है, फिर भी ये फॉर्मूला याद रखना। याद रखोगे बच्चों, एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ई इंटू वी। ई इंटू। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े हम यहां से? यस सर। ठीक है। इसका, हाँ, इसका एक और तरीका भी है। लैम्डा सी को क्या हो सकता है? एच सी ई वी ए। ये एच सी ई वी ए का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय वी। तो देखो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। इस बार जो वी ए पहले तो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, यहाँ पे वी ए किस में होगी बच्चे? वोल्ट में होगी। डायरेक्ट यही यूज करो बस। क्लियर हो गया? यस और नो? जैसे मैंने बोल दिया कि कितनी वोल्टेज अप्लाई किया, 2000 वोल्टेज, सीधा 2000 लिखा यहाँ पे कर दिया। जैसे कि 12420 डिवाइड बाई 2000, टू एक दो तीन, एक दो तीन, 6.21 आर्मस्ट्रॉन्ग, काम खत्म। या फिर 2.1 नैनोमीटर। क्लियर हो गया बस? क्लियर है बच्चों यहां तक? Yes, sir. फ्रिक्वेंसी बोलेगा तो कट ऑफ वेवलेंथ निकल जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। क्या होती है? स्पीड किसके बराबर होता है? कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी निकल जाएगी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी? सी अपॉन में लैम्डा सी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा सी। यहां से निकल जाएगा। अब एक लॉ आता है बच्चों। कौन सा लॉ होता है? एक करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी होती है। ठीक है, एक बार वो जल्दी से समझ लेते हैं, ऐसे कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं। एक करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोलती है कि अभी आपने देखा था कि हम इस तरीके से क्या करते हैं कि लेमडा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि हमने एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट वे भी है एक्सरे प्रोड्यूस करने का। तो वो बोलता है कि मान के चलो कि ऐसे एनर्जी स्टेट है। ठीक है, आपने देखा था कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा, मतलब सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब के लेवल पे जाएगा, या फिर के एल एम एन, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ देगा। ये जाएगा तो ये अलग वेवलेंथ देगा, ये जाएगा तो अलग वेवलेंथ देगा, है ना? तो इसके कुछ नाम डाल दिए हमने, जैसे कि के पे जा रहा है ना, तो ये होगा के अल्फा, ये होगा के बीटा, ये होगा के गामा। अब आपको पता है के अल्फा वाली वेवलेंथ कैसे निकालूंगा? मैं तो सिंपल बोलूंगा कि मैं एल से के में आ रहा हूं, मतलब कि एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू पे आ रहा हूँ। सॉरी, टू से वन पे जा रहा हूँ, टू से वन पे जा रहा हूँ। तो ये वाली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं तो बोलूंगा एच सी अपॉन में लेमडा के अल्फा इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। काम खत्म बस। ये तो नॉर्मली है, तो हम पढ़ चुके हैं। बस नाम दे दिया, के अल्फा, के बीटा, के गामा। ऐसी एल के लिए नाम क्या दे दिया? यहां से अगर आऊंगा तो हो जाएगा एल अल्फा, और नेक्स्ट स्टेट से आऊंगा तो हो जाएगा एल बीटा। ऐसे अगर एम पे आऊंगा बच्चों, तो एम, एन से एम पे आऊंगा तो बन जाएगा एम अल्फा। खत्म बस। समझ में आगे नहीं आगे बच्चों? यस और नो? अलग चीज थोड़ा है, तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. फिर आया मूजले लो। मूजले लो ने कुछ नहीं बताया। मूजले लो ने बोला कि जो वेवलेंथ है ना, और उसका जेड, जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली रिलेशन बता दिया, या तो फ्रिक्वेंसी से बता दिया। जो उसने बताया, रूट एफ इक्वल टू 8 टाइम्स जेड माइनस बी। बी हमेशा वैल्यू वन लेनी है। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन होती है हमेशा। ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों? गिवन होती है। बी की वैल्यू क्या लेनी है? वन लेनी है। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो वन लेनी है। ठीक है, ए की वैल्यू जनरली गिवन होती है। कांस्टेंट नहीं भी गिवन है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कई बार वो बोलेगा कि जैसे ये वाली फ्रिक्वेंसी पे जेड की वैल्यू, इस वाली जेड पे ये वाली फ्रिक्वेंसी है, तो इस वाले जेड पे फ्रिक्वेंसी बताओ। जैसे कि बोल देगा जेड इक्वल टू 29 पे लेमडा मेरा एक्स नैनोमीटर है, तो जेड इक्वल टू 30 पे मेरे को लेमडा बताओ। आपको पता है एफ क्या होता है? एफ होता है बच्चे सी बाय लेमडा, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, सी बाय लेमडा वन इक्वल टू ए। पहला आएगा 29 माइनस वन। दूसरा क्या होगा? सी बाय लेमडा टू ए 30 माइनस वन। डिवाइड कर दिया, लेमडा वन गिवन है, रेशो निकालूंगा, लेमडा टू निकल जाएगा, ये कैंसिल, इनका रेशो निकल गया, बस काम खत्म। मूजले लो हमेशा किसका रिलेशन बताता है बच्चों? ध्यान से समझ लो, मूजले लो ने रिलेशन बताया
एटॉमिक नंबर और फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ का। बस तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे तो बोलेगा नहीं मूलर लॉ से करो, बस समझ जाना अगर एटॉमिक नंबर और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बता रखा तो इसी से ही निकाल। क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक बस लास्ट और है। जो था मूलर लॉ तो हो गया था, वो था ना ब्रैक्स लॉ। ठीक है, ब्रैक्स लॉ ने कुछ नहीं बोलता, ब्रैक्स लॉ ने बोला मान के चलो ये क्रिस्टलाइन एटम्स हैं, तो इन पे मान के बहुत सारी रेडिएशन पड़ती है इनके ऊपर, तो मान के चलो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो एक और रेडिएशन पड़ेगी, ये भी रिफ्लेक्ट पड़ेगी। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब करेंगी जब, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब करेंगी जब इनका गैप किसके बराबर होगा, एल लेमडा के, हमने पढ़ रखा। पर वहां पे क्या था बच्चों, डी साइन थीटा था, यहाँ पे आएगा टू डी साइन थीटा, पर ध्यान रखना, टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, देखो थीटा है ये वाला एंगल, इस वाली लाइन से, वर्टिकल लाइन से नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से है थीटा एंगल, एक तो याद रखना। दूसरा डी क्या है, डी है इंटर एटॉमिक गैप, ये वाला डी इंटर एटॉमिक गैप है, ये डी है। डी ये है, थीटा ये। अगर थीटा ये गिवन होगा तो 90 माइनस कर देना, ध्यान से सुन लेना, अगर ये एंगल गिवन है तो 90 माइनस कर देना, याद रख लो, टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, दैट्स इट। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? यस सर। तो देखो पहला क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इन फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट डिप इन द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द हाइड्रोजन ऑब्जर्व टू बी 10.2 वोल्ट, तो वेवलेंथ कितनी होगी? याद करो अभी मैंने बताया था आपको, वोल्ट के टर्म में वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय 10.2 वोल्ट, ये बताया था ना वोल्ट के टर्म में। दे रखा है नैनोमीटर में, जो भी रिजल्ट आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में, उसको जो भी रिजल्ट आएगा उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 10 की करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे 10 से। फर्दर नैनोमीटर ना, एक पावर आपने कम कर दी, 10 पावर -10 से 10 पावर -9 कर दी, तो 10 से फर्दर डिवाइड करना है, या फिर आप सीधा बोलो एक जीरो हटा लो, 1242 नैनोमीटर डिवाइड बाय 10.2। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। नहीं देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंसिडेंट ऑन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, सैंपल इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और सब्सिक्वेंट एमिट द रेडिएशन इन 6 डिफरेंट वेवलेंथ। 6 डिफरेंट वेवलेंथ का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है इतनी, ठीक है, तो बताओ कितना होगा। अब इंसिडेंट लाइट याद रखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक ऐसी एनर्जी स्टेट बताओ कि वो एनर्जी स्टेट बताओ कि वो अभी ग्राउंड स्टेट पर है और यहां तक पहुंच गई है, और उसके बाद पहुंचने के बाद वो 6 डिफरेंट केसेस बताते, तो मैंने याद करो एक बताया था आपको, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, 6। तो किस केस में हो सकता है, 4 वाले केस में हो सकता है, n इक्वल टू 4। इसका मतलब कहां से कहां गया बच्चों, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 गया, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 गया, तो यहां से मुझे वेवलेंथ निकालना मेरे लिए इजी है, वेवलेंथ निकाल लूंगा तो वो फ्रिक्वेंसी भी निकल जाएगी, फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी बच्चे, निकल जाएगी। पहले मैं वेवलेंथ निकालूंगा, देखो मेरे पास ये दे रखी है, ये दे रखी है, वेवलेंथ कैसे निकालूंगा सर, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन में लेमडा, कहाँ से कहाँ गया हूँ, 1 से 4 पे गया हूँ, तो मैं सिंपल बोलूंगा E4 माइनस E1, E4 माइनस E1, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर याद करो, अगर आपको E4 याद होता और E1, या E1 तो पता ही होता है कितना होता है, माइनस के 13.6, E4 कितना था, E4 था 14 से डिवाइड, 4 से 16 से डिवाइड, जो की वैल्यू थी -0.85, तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, कोई ऐसे टाइम बच जाता आपका। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम बोला, केवल हाइड्रोजन के लिए याद रखना है, अगर लिथियम और ये आ गया तो फिर लंबा कॉन्सेप्ट पड़ जाएगा, ये और नो, ठीक है।
तो इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। या फिर दूसरा क्या लगा सकते हो, लेमडा इक्वल टू 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी का डिफरेंस आपने निकाल लिया 13.6 माइनस के 0.85, जो भी लेमडा निकलेगी फिर आप एफ निकालोगे, एफ क्या होगा, सी बाय लेमडा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक, यस और नो? मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, कर सकते हैं हम। सर में आया कि नहीं पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अगला देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट पर है, इन नाइट्रोजन हैज ए ऑर्बिटल रेडियस है इतना, ऑर्बिटल रेडियस है बच्चों इतना है ग्राउंड स्टेट पे। इसका मतलब कि डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पे इतना है। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब होता है एन इक्वल टू 4, ये है एन इक्वल टू 1 पे। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। पहले तो ये देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो चलो निकालना है। लेमडा का डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, उसका था एच अपॉन में एम बी, एच अपॉन में एम बी था, ठीक है। अब अगर वो अपनी एक्साइटेशन स्टेट में है तो उसके अंदर एल इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। तो एम वी की वैल्यू होगी बच्चे एन एच अपॉन में 2 पाई आर। अगर मैं पुट करूं यहां पे तो एन एच अपॉन में 2 पाई आर, ये चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा, बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन में एन। इसका मतलब कि लैम्डा यहाँ पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन में एन। यस और नो बच्चों, है ना? तो एन की वैल्यू तो दे ही रखी है उसने, रेडियस की इसके बेसिस पे उसने रेडियस निकालनी है। तो मुझे सिंपल क्या करना है बच्चों, क्या करना है, रेडियस का रेशियो निकाल देना है। मतलब कि अगर वो बोल रहा है ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेशन स्टेट बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेशन स्टेट बोल रहा है, एक्साइटेशन स्टेट है 4, तो 1 पे जो वैल्यू थी डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बस आपको कर दोगे एन की वैल्यू डाल के, R1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया बच्चे 4/1 R1/R4। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? क्लियर यस हो सर। गया, यस है ना? सर। देख लो एक बार और अच्छे से कैसे कैसे किया है। लेमडा R/N 1144 रेशियो ले लिया, आ गया बस। R1 की वैल्यू, R4 की वैल्यू ये रही, ये R1 है, ये R4 है, 4/1 से वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। इन द हाइड्रोजन लाइक एटम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट को बोलते हैं बच्चों n इक्वल टू 3 टू द ग्राउंड, n इक्वल टू 1 इतना है। तो एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। अच्छा, इसका मतलब कि इस बार एनर्जी का गैप दे रखा है। डेल ई की वैल्यू दे रखी है सेकेंड और 1 के बीच में, मतलब कि सॉरी E3 माइनस E1 के बीच में दे रखी। अब E3 को हम लिखते हैं कैसे बच्चे, E3 को तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में 9, माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, नीचे तो 1 है ही है, तो मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता था 13.6 जेड स्क्वायर बाहर 1 माइनस 1 अपॉन में 9 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको नीचे ले जाओ, 108.8 डिवाइड बाय 13.6 इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हो गया 8/9। इसको इधर ले जाओ, काट पीटी करोगे, डिवाइड बाय 136, ऊपर 9 नीचे 8, काट पीट के जो भी वैल्यू आएगी आसपास की देख लेना, जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडररूट करोगे तो इनके में से कोई एक आंसर आ जाएगा बस। एग्जैक्ट डिवीजन का करके नहीं बेहतर, जैसे आगे मान के चलो कि
8 पॉइंट समथिंग आ गया तो 9 समझ लेना उसको, तो जेड की वैल्यू हो गई 3। इस तरीके से करना है। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन सभी को? यस सर। Yes, sir. अगला देखो, फॉर द हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू द बाल्मर सीरीज। याद करो, लार्जेस्ट वेवलेंथ देता था पास वाला लाइमन सीरीज का लार्जेस्ट देगा n = 2 से n = 1, इसका देगा n = 3 से n = 2। वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो याद करो, वेवलेंथ का रेशियो तो बहुत सिंपल है, मैंने अभी लेमडा का फॉर्मूला बताया था, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो हट गया यहाँ से। मैंने बताया था n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 2 इंटू इसका, सॉरी n1 स्क्वायर मतलब 4, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये निकल गया। लेमडा 2 क्या होता है? 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4। रेशो बोलना है। लाइमन सीरीज ये है, बाल्मर सीरीज कट गए। करो अब, 4 डिवाइड बाय 3 36 डिवाइड बाय 5। 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 5 36 इंटू 3, बस ये कट गया 9। 5 डिवाइड बाय 27 है ये रहा। देखो कितना आसान है, फॉर्मूले याद है तो फटाक से क्वेश्चन निकलेंगे। यस और नो? क्लियर हो गया? सर ये है हैं? क्या क्वेश्चन कह सर। रहा है? द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम क्या सेम होते हैं? प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही होंगे। कैसे? L = NH/2 पाई होता है। n और 2 पाई तो कांस्टेंट है, L और H क्या सेम डायमेंशन, फॉर्मूला करेक्ट है। इन बोहर मॉडल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। आप दूर से लग रहा हो सही है लेकिन गलत है। कैसे? H/2 पाई का होता है, नॉट प्लैंक कांस्टेंट। H/2 पाई, तो ये गलत ये सही। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द बोहर मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम रेशियो ऑफ रेडियस का रेशियो निकालना है। फिफ्थ ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट पे निकालना है, और लिथियम और हीलियम का निकालना है। पहले तो मैंने बताया था कि लिथियम का जेड की वैल्यू होती है 3, इसकी होती है Z = 2, हाइड्रोजन के लिए होते हैं Z = 1। अब रेडियस का रेशियो मैंने बताया था R0 N² / Z होता है। तो मुझे बताओ आर लिथियम का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे R0, फिफ्थ ऑर्बिट है तो ये 25, जेड की वैल्यू 3 डिवाइड बाय आर हीलियम R0 फिर 25 है क्योंकि सेम है, लेकिन यहां पे आ जाएगा बच्चे क्या 2, काटा ये काटा, 2 पर चल जाएगा 2/3, 2/3। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल छप जाना चाहिए माइंड में। तो भी बोला मैंने, सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से छाप लो माइंड में, बार बार लिखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस यही टास्क है आपका। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम ओनली। यस, केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बताया था। फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स को इंक्लूड नहीं करता, क्यों? वो 2 इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड ही नहीं करता, केवल एक इलेक्ट्रॉन को बताया था, ठीक है। तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम को बताते हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी करते हैं केवल। नेक्स्ट देखो, एज्यूमिंग वैलिडिटी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक लिथियम है आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट पर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है दिस, रेडियस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये कितनी होगी? कितना आसान। देखो क्या कह रहा है, A0 है वो वाला जो हमने R0 माना था, तो A0 तो हो गया R = A0, क्या होता है बच्चों N² / Z होता है। ग्राउंड स्टेट में बोला तो N की वैल्यू 1 हो गई, तो Z की वैल्यू क्या होगी? लिथियम में मैं था Z की वैल्यू 3, तो अगर ये 3 हो गई तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गई A0/3। रिलेशन देखना, x की वैल्यू क्या होगी 3, 3 आंसर देखो फटाक।
20 सेकंड, 20 से 30 मैक्सिमम, तब भी 10 सेकंड पढ़ने में लगा दो, विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व है। ऐसी क्वेश्चन है लगातार, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं है, लगातार यही क्वेश्चन ही आते जा रहे हैं ऐसे। अब ये पढ़ना है, देखो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज सेम एज दैट एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कुछ नहीं करना, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो BCD आप चेक कर लेना। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट पे क्या होते हैं सर, आपको पता है कोई भी एनर्जी जो फॉर्मूला होता है होते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन स्क्वायर बाय, सॉरी, Z² बाय N² होती है। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट है, N की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। हीलियम के लिए देखो, ये होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, Z की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फर्स्ट एक्साइटेशन में N की वैल्यू भी 2 थे, तो 2 इसका स्क्वायर, फिर 1 आ गया, सो सेम ही तो हो गया। क्या हो गया बच्चे, सेम हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऐसी सारी चेक करनी है, कर लोगे ना, हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अभी समझाया था, अगर फोर्थ लेवल पर है तो कितनी निकलती है, सीधा 6, या फिर n × n - 1 डिवाइड बाय 2, खत्म। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी का n के साथ रिलेशन बताना है, फ्रीक्वेंसी का n के साथ, देखो अब शुरू से करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना। मैंने क्या बताया, आर की याद कर लेना, आर की याद करोगे तो क्या होता है बच्चे, N² बाय Z, ठीक है। वी का क्या बताया था बच्चे, Z/N। ओमेगा का क्या होता है, V/R, V/R तो होता है Z² बाय N³। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/N³। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, द वेवलेंथ एमिटेड इतना, और लेकिन जब वो B to C जाता है तो वेवलेंथ है 6000। जब वो A to B जाएगा तो क्या होगा, बच्चे क्या करता है, डायरेक्टली डिफरेंस निकालते, गलत। वेवलेंथ का रिलेशन एनर्जी के साथ इनवर्सली होता है, तो मतलब कि मान के चलो कि वो EC - EA कह रहा है, तो इस केस में वेवलेंथ है, मान के चलो K, मतलब SC/में 2000। अब कह रहा है B टू, नहीं, फ्रॉम A to C है ना, सॉरी, तो A to C आएगा यहाँ पे। अब है B to C कितना हो जाएगा बच्चे, SC/में 6000। दोनों का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लेने पे A से B में जाना है तो ये कट जाएगा, दोनों का डिफरेंस लोगे तो EA - EB आ जाएगा। तो SC जो भी वेवलेंथ आएगी 2000 -1/6,000, जो भी इनका आएगा रिजल्टेंट, करके देख लो। 6000 है, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, ऊपर आएगा 2, तो 3000 आएगा आंसर, 3000। सर मैं आगे नहीं आ गया, ये वाला क्वेश्चन, यस और नो। Yes, sir. हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय दिस, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, उसके पास एनर्जी है इतनी, ठीक है। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब वो एन ही पूछ रहा है, एन ही पूछ रहा है, तो कौन से लेवल पर है वो, सर 10.2 है, मुझे नहीं पता सर, लेवल है ग्राउंड स्टेट है तो निकाल लो। क्या बताया था, एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट पर पूछ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/N²। ठीक है बच्चों, N की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो 1 गिवन है ये, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10.2, N² इधर आ जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय 10.2, ये करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों। स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ रही है इसकी, 1 ही आ रही है, 1 के आसपास आएगा देखो, तो N² की वैल्यू 1 आ जाएगा, 1, खत्म, बनिए। इस तरीके से भी कर सकते थे, खुद सोचो, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 13.6 थी,
दूसरी वैल्यू थी शायद 3.4 थी। दोनों का डिफरेंस कितना आता है बच्चों? यही तो आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि n=1 थी, ये n=2 थी, तो एक ही तो ऊपर है, तो एक एनर्जी स्टेट ही जा सकती है वैसे भी, तो एक आंसर। अगर वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने ये बताया था ना, ये वाली एनर्जी स्टेट अगर याद है तो बहुत क्वेश्चन आपके टाइम बच जाएगा, आंसर आ गया बना। तो चल गया कैसे बना गया बच्चों? या तो इस तरीके से कर लो, या एनर्जी का डिफरेंस याद है तो वहां से कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वो पैसे तो ये बताओ, पास्चन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां निकलेगा? ये खुद से करना। कहां से कहां निकलेगा बच्चे? पास्चन कहां पे आता है? n=3। सर 3 से 2। 3 पे, 1 पे होता है लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो n=4 से n=3, बस। लॉन्गेस्ट के लिए गैप का, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए गैप का, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए गैप ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है। क्लियर है बच्चे यहां तक? यस और नो? आर एच की वैल्यू दे रखी है। रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ मुझे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां आ रहा होगा बालमेर में? हाँ भाई दिवस, बालमेर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां जा रहा होगा? वो इंफिनिटी से 1 पे 1 है। इन्फिनिटी से। 2 पे। हाँ, गड़बड़ मत कर, पिटेगा अभी। और लेमन का इन्फिनिटी से 1। 1। ठीक है, अब तो कर दोगे, रेशियो निकालना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो छुड़वा रहा हूं करने हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम किसके प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर मोमेंटम? ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L=mv r =NH/में 2 पाई। आप बोलोगे आर नीचे आएगा तो 1/r होगा, गलत। एमवी में भी तो, वी में भी तो आर होता है, वेलोसिटी में भी तो आर होता है, याद करो। वेलोसिटी में भी आर होता है, तो वेलोसिटी वाला भी नीचे जाएगा, आर भी नीचे जाएगा। ठीक है, वैसे वेलोसिटी का अगर याद हो फॉर्मूला तो मैं याद करूंगा। हाँ, याद करो, mv²/में r वो जो भी था रिलेशन, कूलम्ब से लगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट गया, तो ध्यान से देखोगे v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/में r है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r है। तो अगर मैं पहले यहीं से निकालने की कोशिश करूं, L=m, v की वैल्यू है 1/√r और ये है r, काटे पीटी करोगे तो ऊपर √r बच जाएगा, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r है। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे? √r है, तो कौन सा आंसर आएगा? ये। क्लियर है बच्चे यहां तक? यस और नो? Yes. यस सर। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है सर्कल में, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। दोबारा बता रहा हूँ, जो एनर्जी होती है टोटल, वो माइनस के काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। तो मुझे बताओ इस रिलेशन से क्या निकलेगा? 2E/u, 2E इक्वल टू, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन आया वो बताओ। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट में रिलेशन निकालना है। मतलब कि फोर्थ ऑर्बिट में क्या लोगा, तो NH/2 पाई होता है बच्चों, NH/2 पाई। तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, 4H/2 पाई। तो कितना होगा, 2H/पाई। इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन आएगा बताओ, ऐसे क्वेश्चन देता हो। क्या है क्वेश्चन का है लेवल, तब भी देखो दे रहा है ना, तो मिल सकते हैं आपको 4 नंबर चाहो तो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट टू एमिट रेडिएशन इन द बाल्मेर सीरीज। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द हाइड्रोजन एटम, कितनी एनर्जी रिक्वायर करेगा हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट टू एमिट द रेडिएशन बाल्मेर सीरीज। पहले इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ना कंफ्यूजन है बहुत सारी। एक चीज बताओ,
बाल्मेर सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है? आप बोलोगे n = 2 से। ये ग्राउंड स्टेट से क्यों पूछ रहा है, खुद सोचो। मैं ग्राउंड स्टेट पे जब ये इस पे जाएगा या इससे और एनर्जी लेवल हायर पे जाएगा तभी तो नीचे आ पाएगा। जब यहीं से नहीं जा पा रहा तो नीचे कैसे आएगा? मुझे एक चीज बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस और नो? दोबारा सुनो। बाल्मेर सीरीज में मिलना तो सबको n = 2 पे ही है, पर ये अपने आप तो आएगा नहीं। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी होगी तो ये हायर एनर्जी पे जाएगा कहीं ना कहीं। फिर वो जब रिलीज करेगा तो बाल्मेर सीरीज n = 2 पे रुकती है। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी दी है वो ये निकालने कह रहा है। दोबारा सुनो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू एमिट द रेडिएशन बाल्मेर सीरीज। तो कई बच्चे यहां से लेकर यहां मत कर देना, क्यों? फिर तो n = 2 पे ही रहेगा। आपको क्या बात की एनर्जी रिलीज करेगा? वो तो 2 से 2 पे ही रहेगा, कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा। तो मिनिमम कितनी चाहिए होगी? सर आप ना n = 3 पे पहुंचा दो। तो क्योंकि जब मैं यहां से एक लगकर यहां तक पहुंचूंगा तो यही सबसे मिनिमम एनर्जी होगी, यही सबसे मिनिमम एनर्जी देगा मेरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस और नो? तो मुझे इसका मतलब कि n = 1 से n = 3 तक एनर्जी निकालने, वो तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, E3 माइनस E1 का। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या अच्छे से? यस देख सर। लो कोई डाउट है तो। तो वापस बताना है क्या? दोबारा सुनो, देखो बाल्मेर सीरीज पहले बताओ कहाँ पे मिलती हैं सारी की सारी? n = 2 पे मिलती हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? n = 3 से। 2, फोर्थ वाली, फिर 2, फिफ्थ वाली, फिर 2, है ना? अब तू बता, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ में पहुंचा है अपने आप थोड़ा पहुंच गया होगा, भगवान ने थोड़ा पहुंचा दिया। ये ग्राउंड से ही तो फिफ्थ में गया होगा। यस और नो? या फिर ग्राउंड से ही फोर्थ में गया होगा, या तो ग्राउंड से ही इसमें गया होगा। अब ग्राउंड से 2 में तो जा नहीं सकता, वरना वो बाल्मेर सीरीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो तो फिर 2 से 1 पे आएगा। फिर वो कौन सी सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है? सिर्फ ये तो लाइमन सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है, देख लो। आप गए पहले 2 से और वापस 1 पे आ गए। 1 पे मिलने को ही हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो ये थोड़ा करना है हमें। तो भैया 3 मिनिमम, या तो 3 पे हो या तो 4 पे या 5 पे हायर ऑर्डर में हो। जितना हायर ऑर्डर जाता रहेगा बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी मेरे को ऊपर तक ले जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 3 से 2 पे लेके जाने के लिए मुझे, 3 से 2 पे लेके जाने के लिए यही मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी मेरे को, है ना? मिनिमम एनर्जी यहीं पे चाहिए होगी। अब मेरे को ये बताओ, सबसे बढ़िया तो ये चांस है ना कि मैं n = 1 से 3 पे पहुंचा दूं। तो उस केस में मेरे को कम एनर्जी चाहिए होगी। n = 1 से 4 में ज्यादा चाहिए होगी और ज्यादा चाहिए होगी। तो मेरे को तो मिनिमम एनर्जी निकालनी, तो मैं कहां से निकालूंगा? n = 1 से n = 3। ऑप्शन में आ गया, यस और नो? यस सर। अब मुझे बता, अगर तेरे को वैल्यू पता होती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये कितनी होती है? 2 पे 4 से डिवाइड करते तो कितने? तो पेपर -3.4, है ना? अगली क्या होती है? वन 1.54 पॉइंट एट फाइव नहीं नहीं नहीं, आते हैं। 5 अगर तुम दोनों का डिफरेंस निकाले तो करके देखो 10 पॉइंट कितना आ रहा है। नहीं सॉरी, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 12.1 के आसपास। देख ले, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से तो निकाल सकता है। तो मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू रट डालो, बहुत आपका बचाएगा समय, बहुत समय बचा सकता है आपका। अच्छे से 2-3 बार लिख लो, 3-4 बार लिख लो, बस छाप लो माइंड में। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि आप n = 2 से n = 1 जा रहे हो। तो सेकंड मेंबर क्या होगा? n = 3 से n = 1, बस। क्योंकि लाइमन सीरीज मिलने ही n = 1 पे, 3 से 2 तो हो नहीं सकता। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, तो ये होगी सेकंड मेंबर, ये होगा फर्स्ट मेंबर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस और नो? वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है ना? 911/z²n1² n2² डिवाइड बाय n2² -n1², वहां से निकालना बस रिलेशन। ये मेरे ख्याल से 5/27 निकाला भी था, याद करो। निकाला था, देखो यस दोबारा क्वेश्चन आ गया। ऐसे रिपीट होते हैं, देखो। मैग्नेटिक मूवमेंट में मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता, तो x की वैल्यू आ गई 1। खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज बताओ,
काइनेटिक मैंने टोटल एनर्जी बताया था माइनस के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, कोई सा भी ऑर्बिट में हो, क्योंकि एनर्जी का तो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर ही है, सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ही है। तो किसी के लिए भी हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, पोटेंशियल के लिए काइनेटिक के लिए अलग नहीं। तो रेशियो हमेशा फिफ्थ ऑर्बिट हो, चाहे 10वां ऑर्बिट हो, चाहे 1 लाखवां ऑर्बिट हो, रेशियो क्या आएगा, 1 ही आएगा। देर इज नो रिलेशन तो बिटवीन द 1/2 नहीं होती? है। 1/2 नहीं होती? 1/2 कैसे होगा तू तो बता। नहीं, ये टू पूछा है हाफ होते हैं। फिफ्थ फिफ्थ एक्साइटेशन स्टेट में। अच्छा हाँ, रुक जा रुक जा, कैनेटिक पोटेंशियल हाँ होगा 1/2, सही कह रहा है। काइनेटिक टू पोटेंशियल होता 1/2 होगा, लेकिन एक्साइटेशन स्टेट से कोई लिंक नहीं है, सही कह रहा है। तो आएगा 1/2, करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट टाइनी न्यूक्लियस, जिसको रदरफोर्ड ने बताया था, बिल्कुल करेक्ट है। एन एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था बच्चों, ये एक और साइंटिस्ट थे उसने बताया था, तो ये गलत है, ये सही है। कई बार देखो स्टेटमेंट बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट आर है, तो रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा, फोर्थ। मतलब कि n इक्वल टू 3 पे वैल्यू ये दे रखी है, n इक्वल टू 4 पे वैल्यू क्या होगा, तुम्हें बता रखा है फॉर्मूला, r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड होता है, खत्म कहानी, यहीं से n की वैल्यू 3 4 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट है L, इफ द इलेक्ट्रॉन इज assumed टू बी रिवॉल्व इन ए सेकंड ऑर्बिट, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एक चीज बताओ, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट में L है, दूसरे में जाऊंगा तो आपको पता है n इक्वल टू 2 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे h/2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2h/2 पाई, दोनों का डिफरेंस करोगे तो h/2 पाई, h/2 पाई L ही तो होता है, तो L ही आएगा डिफरेंस। दोबारा बताऊं, एक एनर्जी स्टेट है पहली वाली, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच डिवाइड बाय 2 पाई, एन इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू ये है, एन इक्वल टू 2 पे ही है। दोनों का डिफरेंस पूछा, दोनों का डिफरेंस भी अगेन क्या आएगा, h/2 पाई, h/2 पाई क्या एल ही तो होता है, ये हो गया। क्लियर है। n=4 से लेकर n=2 पे एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला निकालना है, E4 - E2, कर लोगे, यस और नो। यस। यस। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर सेकंड ऑर्बिट है इतना, कोरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, अरे यार ये तो भैया स्पीड वाला फॉर्मूला आ गया। वी याद करो, हमारा आर क्या था, आर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, और वी बताया था डायरेक्टली टू जेड बाय एन। हाइड्रोजन है तो 1 हो गया। सेवंथ ऑर्बिट में अगर V7 डिवाइड बाय V3 = 3/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेशो निकल जाएगा यहाँ से बस, हो जाएगा ना, यस और नो। क्लियर है। यस सर। यस सर। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। अब इसने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, आपको पता है फोटोन और वेवलेंथ दे रखा है, मुझे एनर्जी का डिफरेंस निकालना, मुझे लेमडा पता है कितना होता है, 12420, जीरो मत लेना, चलो अभी ले लो जीरो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे डेल ई ले लो। आम डेल ई क्या हो गया, 12420, ये है नैनोमीटर में, तो ये हटा दो, डिवाइड बाय 1241। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 0.1 है, दोनों का डिफरेंस लगभग लगभग आ रहा है 10 के आसपास, 10 का गैप देख लो, 10 का गैप इसी में ही है, डी खत्म। ABCD ऑप्शन था। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो। कितना आसान तरीका है, लैम्डा का पूछा, डेली का गैप निकालो, डी निकल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। अब ये वाले आगे देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इनिशियली फोर्स एक्साइटेशन स्टेट पर है, मेक से ट्रांजिशन टू nth लेवल पे, फोर्थ से nth लेवल पे जा रहा है, बाय एमिटिंग फोटोन इतना, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये एनर्जी का डिफरेंस पता होता,
तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल सकता है। इसने बोला इनिशियली ये 4 स्टेट पर है, मेक्स ए ट्रांजिशन टू एन एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग। एमिटिंग एमिटिंग कर रहा है मतलब कि फोटोन अगर निकाल रहा है तो लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने होते, 13.6। अगली बताओ जल्दी से। -3.4। माइनस के 3.4, अब तो रट जानी चाहिए। अगली बताओ। -1.5। 1.5। अगली 0.84। 8584, चलो जो भी है ठीक है। अब देख, मेरे ख्याल से ये n = 4 पर है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस लग रहा है 2.86 आसपास, है ना। अभी किस पे जा रहा है, n = 2 पे जा रहा है। देख खत्म कहानी। कितनी देर लगी, ये याद है तो कितने फटाक से कर दिया। सन में आ गए, यस और नो। यस सर। एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऐसे डिस्टेंस क्लोजर अप्रोच टू एल्फा पार्टिकल है जिसका ये है, इफ द टारगेट न्यूक्लियस हैज एटम इतना तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। मतलब कि अल्फा पार्टिकल का आर गिवन है और एटॉमिक नंबर है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। इस बार देखो ये भी वैल्यू गिवन, तो याद करो mv²/r कूलम्ब्स लॉ क्या बताया था, 1/4πε0 ZE²/r²। एक आर से एक आर कैंसिल, आर की वैल्यू गिवन, 1/4 पाई की वैल्यू गिवन, अल्फा पार्टिकल के मास की वैल्यू गिवन, जेड की वैल्यू गिवन, इलेक्ट्रॉनिक मास की तो वैल्यू आपको पता ही होती है कि वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट करने पे तो आएगा। थोड़ा सा लंबा है पर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यस सर। रेडियस ऑफ सर्टेन ऑर्बिट पे ये वैल्यू गिवन है। पहले तो बताओ, हाइड्रोजन एटम की गिवन है तो r0 n² बाय z होता है। जेड की वैल्यू 1 हो गई, खत्म कहानी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 8.48 = 0 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना 529, देखो दे भी रखा है n² की वैल्यू 8.48 डिवाइड बाई 0.529। अगर करोगे तो लगभग लगभग डबल आ रहा है, मतलब डबल हो जाएगा लगभग 16 के आसपास। तो n की वैल्यू आ गई 4। n की वैल्यू 4 आ गई। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, अगर ई नॉर्मल गिवन है तो आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है Z² बाय n²। n² का मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/16। तो x की वैल्यू हो गई 16। ये तो होता है एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन Z²बाय n²। n की वैल्यू 1 पे ये होगा, n = 4 पर इसका 16/टाइम्स हो जाएगा। तो 16 आ गया आंसर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इधर रखिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बालमेर सीरीज निकालो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं गिवन है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ निकलती है बता भाई। जय तू बता, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ निकलेगी लाइमन सीरीज की। ∞ to 1। ∞ to 1, करेक्ट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बालमेर सीरीज भी बताई दे। 3 to 2। 3 to 2, बस काम खत्म। फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, n1² n2² डिवाइड बाय n2² माइनस n1² वाला। ठीक है, क्योंकि जो एक कांस्टेंट होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है। रिकॉइल वेलोसिटी वाला था ना, ये है बच्चा रिकॉइल वेलोसिटी वाला मेरे ख्याल से। यही है क्या, रिकॉइल, ना ना ये नहीं है। हाइड्रोजन एटम चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस ड्यू टू रिकॉल द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एमिटिंग लाइट अप्रोक्सीमेटली इतना है। द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है। ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो रिकॉइल की वजह से, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की चेंज हो जाती है वेलोसिटी। हाफ वी स्क्वायर की चेंज हो जाती है तो बच्चों ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, ये एनर्जी का डिफरेंस निकल जाएगा डेली। ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल ई अपॉन में एम सी। ठीक है, ये याद रखोगे, है ना। अब यही जो इसी का ही परसेंटेज लेना है, ये हो गई बच्चे आपकी वी। अब एनर्जी का परसेंटेज लेना, ध्यान सुनो, एनर्जी का परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ। अच्छा, परसेंटेज इन वेवलेंथ पूछा है।
परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। तो दोबारा सुनते हैं, देखो। एनर्जी जब आई E3 माइनस E2 से, तो यहाँ से Hc अपॉन में लैम्डा निकल जाएगा। एक तो ये होगा लैम्डा, लेकिन ये जो लैम्डा देगा, ये एक्चुअल में ये वाला एनर्जी इसको मिली, लेकिन इसने ये वाला एनर्जी निकाली और साथ साथ मूव भी करने लगे। दोबारा सुनो, ये फोटोन एनर्जी इसको मिली, ठीक है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। फिर जब वापस आया तो ये एनर्जी इसने रिलीज करी और इतनी एनर्जी इसने चेंज कर ली। तो मुझे ये एनर्जी का रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है। तो मतलब कि एक तरह का मेरे को हाफ mv² निकालना है डिवाइड बाय Hc अपॉन में लेमडा, ये समझ लो, इनटू परसेंटेज बोला है, परसेंटेज चेंज बोला है, परसेंटेज चेंज बोला तो इनटू में 100। अब v का फॉर्मूला, अब ये क्या है बच्चे, ये तो मेरा डेल ही है, ये मेरा क्या है बच्चे, डेल ही है। तो देखो समझते चलना, ये हो गया हाफ mv² अपॉन में डेल ही। मैंने v का फॉर्मूला बताया था डेल ही अपॉन में mc, पुट करना डेल ई अपॉन में mc का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल ई। एक डेली से एक डेली कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, तो मेरे ख्याल से बचेगा हाफ डेल ई अपॉन में mc² इंटू में 100। तो ये निकालना है आपको। डेली कैसे निकालोगे, 3 से 2 का वाला डेली निकलेगा, मास गिवन है और c की वैल्यू तो आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सर में आ गया नहीं आ गया, यस और नो? यस। Yes. ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी का डेल ई अपॉन में mc याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, इसने बोला पर्टिकुलर इस पे मेक ट्रांजिशन 2 पे 1 पर है, तो 3 to 1 पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालो। जैसे मैंने वेवलेंथ समझाया था आपको, वेवलेंथ समझाया था ना, n1² n2² वाला, तो 1 अपॉन में f रख देना, यहाँ पे f1 रख देना, यहाँ पे 1 अपॉन में f2 रख देना, f1 को f2 से रिलेशन करके निकाल देना, क्योंकि रेशियो है ना, तो c से c तो कट ही जाएगा, c अपॉन में f1 होता है, c अपॉन में f2 होता है, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एक्साइटन स्टेट पे इतनी है, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल। पहले बताओ ये माइनस के 0.085 कहाँ पे थी, 0.85 वही दिवस कहाँ पे थी, 0.85, एन इक्वल टू Okay. 4 पे। तो बता 4 × 3/2, 6, खत्म। मेरे ख्याल से दो रह गए, 2 3 रह गए। चलो उल्टे से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कौन लगे होगा, n = 2 3 4 हाइड्रोजन एटम, द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ। मुझे बताओ n = 2, n = 3, n = 4, रेशियो तो तुम्हें पता ही है। 4 से 3 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n1² n2² डिवाइड बाय n2² माइनस n1², वही लगाना है, काम खत्म, रेशियो ले लेना। हाइड्रोजन एटम में अगर n = 2 से 1 पे जाता है तो एमिट करता है फोटोन। रिकॉइल वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी का बताया था डेल ई अपॉन में mc, डेल ई ये देगा, मास गिवन है, सी को आपको पता ही क्या होता है, 3 × 10⁸, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया भाई, यस और नो? Yes, sir. यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, देखो। हाइड्रोजन एटम इज बम्बार्डेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहो उसको। हाइड्रोजन एटम इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। हाइड्रोजन एटम बम्बार्ड किए गए इलेक्ट्रॉन से जब हमने अप्लाई किया, विच कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम क्या हो गए बच्चों, एक्साइट हो गए। ठीक है, पहले वैसे शांत थे, उन पे इलेक्ट्रॉन जैसे स्टार्ट किया तो एक्साइट हो गए। इफ द एक्सपेरिमेंट इज बिग परफॉर्म एट T = 0, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मैं टेम्परेचर के थ्रू कोई भी एनर्जी नहीं देना चाह रहा हूँ। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू ऑब्जर्व एनी बाल्मेर सीरीज के लिए क्या होगा। पहले तो मुझे बताओ, बाल्मेर सीरीज के लिए
ये बच्चे बाल में सीरीज के लिए मुझे तो n इक्वल टू 2 पे आना चाहिए। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वे तो वही वाली बात हो गया, तो मिनिमम एनर्जी बोल दो या मिनिमम पोटेंशियल। मैंने क्या बोलता, मिनिमम पोटेंशियल तो कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे आने के लिए। सर में आए कि नहीं आए बच्चे, यस और नो? तो मतलब कि n = 3 तक। तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? अभी तो हाइड्रोजन एटम नॉर्मली अपनी स्टेट पर ही तो होगा ना, ग्राउंड स्टेट पर था, एक्साइट ही नहीं हुआ। यहाँ पे पहुंचने पे एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद उसके बाद फोटोन रिलीज करेगा। तो n = 1 से n = 3 पे जाने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा? अब तुझे एक चीज पता है कि तू डेली ही निकाल सकता है, E3 - E1। और तू जो भी वैल्यू निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी। उसको चुपचाप ई से डिवाइड कर दियो, मतलब ई से ई काट दियो। जो भी वैल्यू आ गई वो वोल्टेज की टर्म में आ जाएगी बस। α/10 है, ठीक है, α/10 है, तो अल्फा की वैल्यू निकलनी है। मान के चल अल्फा की, इसकी वैल्यू आते वोल्टेज की 10.2 वोल्ट आती है। तो देखो कैसे करना है, इसको 102 भी डिवाइड बाय 10 लिखना है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 102। मतलब रेंडमली मैंने कोई भी वैल्यू ले ली है, तो ऐसे वैल्यू आएगी। समझ में आ गया, यस और नो? और ये तो तुम यस सर। वैसे भी निकाल सकते हो। मुझे बताओ n = 1 पे, भाई दोबारा बता भाई दिवस, तेरे को तो कम से कम रट जाए। n = 1 पे क्या वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम की? -13.6। और 3 पे? वो -1.5। -1.5। दोनों का डिफरेंस बता कितना आ गया, 12.1। ये आ गया ना? अब जो 12.1 आया तो बता, यही तो एनर्जी का डिफरेंस हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई हट गया अभी तो कितना? बताएंगे नहीं सर, याद करनी पड़ेगी है। देख ले कितनी जल्दी हो गया, मत कर याद। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो क्या इसको 121 डिवाइड बाय 10 लिख सकता है? बता अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? देख यही आंसर था 121। देखा कितनी जल्दी याद हो गया। सर में आगे क्या चीज करने, क्या आज की क्लास में मैंने बहुत तरीके से चीजें बता दी, क्या क्या चीज रखनी है और क्या क्या चीज माइंड से स्किप कर देनी है। सर में आगे सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन लगाने लग जाओ, भेज रहा हूँ मैं बस।